नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। जैसे कि आजकल बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है। हुँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, अच्छा, अच्छा। चुनाव होने वाला है। हाँ, तो हाँ। उसमें जहाँ तक हम लोग बात विचार कर रहा है हुँ, कि बीजेपी सरकार जीतेगा, मनोज सर है, और में तो ममता बनर्जी सरकार बनेगी, दोनों के हुँ, दो सरकारें हैं वहाँ। तो अब यह तो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सब जगह हल्ला हो रहा है। तो हम सोचे कि चलो बात विचार कर लेते हैं। कृष्णांत सर से तो हुँ, बात हुँ, कर हुँ। लेते हैं क्या उनको क्या कि यूट्यूब में बहुत बार के मैंने जानकारी है, आपसे तो बहुत मैंने जानकारी ही है। तो सोचे अच्छा। कि चलिए उनको से क्लियर हम हो जाते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अपने अपना बात देखिए, जानकारी के बारे में तो आपको बता दें कि हम कोई उतने बड़े महाज्ञानी भी नहीं हैं, लेकिन हमसे जितना जानते हैं ना जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूँ कृष्णाकांत। तो भैया ने जिस तरीके से मतलब सवाल किए कि जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो इनका कहना यह है, पूछना यह है कि जो पश्चिम में जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें कौन-सी पार्टी जीतेगी? मतलब जो ममता बनर्जी की सरकार है, क्या वो फिर से सरकार बनाएगी या फिर वहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी? आपका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन है ये। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी सरकार बनाएगी। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसी भी चीज को एक अनुमानित सही तरीके से एक्सप्लेन करना, मतलब जो अनुमान है, किसी कोई कोई व्यक्ति अनुमान लगाता है तो उसका अनुमान 40% ही पास करता है। कोई व्यक्ति अनुमान लगाता है तो उसका 80% 90% पास कर देता है अनुमान। तो देखिए, अनुमान लगाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास कुछ उसका सोर्स जानकारी होना चाहिए। मतलब सोचने का जो तरीका है, औरों के सोचने के तरीका से आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप एक सही अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरा अनुमान ये कहता है, मैं पक्का यकीन के साथ तो नहीं कर सकता हूँ कि एकदम 100% बीजेपी जीत ही जाएगी, लेकिन एक ज्यादा संभावना है कि बीजेपी वहां पर जीतेगी, सरकार बनाएंगे अब अगली बार। देखिए एक और भैया है जो कि अच्छा। यहाँ नहीं रहता है, रहता है छत्तीसगढ़ में। वो भी उनका भी यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो वो भी अनुमान लगाते हैं, तो उसका 85-90% अंदाज लगा लेते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, उनका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, ज्ञानियों का हमारे देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है। एक से एक ज्ञानी भरे बैठे हुए हैं। तो उसी तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने अनुमान लगाया कि वहां पर ज्यादा संभावना है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जीत ही जाएगी, लेकिन ज्यादा संभावना है कि बीजेपी वहां पर जीतेगी। अब इसका कारण है, और जो ममता बनर्जी की सरकार है, बहुत कम चांस है कि वहां से निकलेगी। बीजेपी की चांस है कि ज्यादा निकलेगी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों कारण क्या ऐसा है? कारण क्या बोलिए, आप बताइए। देखिए, आपको पता होगा कि यूजीसी नामक जो कानून आया था, उसके बारे में आपको पता होगा। हाँ जनवरी में इलेक्शन हुआ था। किस तरीके से उसका पूरी तरीके से विरोध किया गया था। और यूजीसी जो कानून था, वो उसका क्यों विरोध किया गया, मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, और लगभग सभी लोगों को पता है, क्योंकि पूरी तरीके से घनघोर विरोध हुआ है उसका। तो विरोध होने के बाद में बीजेपी की जो सरकार है, उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। मतलब बीजेपी का मौजूद में केंद्र में जो सरकार है, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं, यूजीसी को लेकर कोई बयान नहीं दिए अभी तक। तो कुछ कुछ जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो लगाते हैं, वो कुछ लोग बीजेपी मतलब कि जो नरेंद्र मोदी उनसे नाराज है, और उनका कहना यह है कि बीजेपी के कारण ही यूजीसी कानून आया है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये तर्क सही है। अब कहे क्यों सही है? अब आप कह सकते हैं कि जो यूजीसी कानून है तो सुप्रीम कोर्ट लाई है, इसमें सरकार का क्या लेना देना, आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में मतलब अगर कोई कानून पास होता है या फिर किसी भी कानून के ऊपर चर्चा होता है, तो सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल एक वकील होते हैं, जो कि देश का नंबर 1 वकील होता है। तो कोई भी कानून अगर पास करना है तो उसमें सरकार की मंशा होती है। अगर सरकार चाह जाए कि उस कानून को नहीं पास होने देना है, नहीं पास होगा। तो कुछ स्वर्ण समाज के द्वारा ये कहा गया कि जब यूजीसी कानून जब मतलब लाया गया तो
सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उसको रोक क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि वजह से कानून आए। अब मैं जो बात बताया, ये बात मैंने किस आधार पर बताया कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई कानून पास नहीं होगा। मैंने किस आधार पर बताया है बात को? आपको पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो SC/ST एक्ट को लेकर के बदलाव लाया था कि अगर कोई भी SC/ST वाला व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ में SC/ST एक्ट लगाने जाएगा तो सबसे पहले उसकी जांच होगी, परख होगी, उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लाएगा। ऐसे ही नहीं लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियम लाया था, लेकिन यही बीजेपी की सरकार अपनी वकीलों की लाइन लगाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया गया था कि अगर कोई भी SC/ST का व्यक्ति होगा, अगर किसी के खिलाफ में SC/ST एक्ट लगाने जाएगा तो कोई जांच परख नहीं होगी। मान लीजिए कि मैं SC/ST का व्यक्ति हूँ, ठीक है, आप हमसे ऊपर मतलब आप स्वर्ण समाज से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है, तो मैं अगर आपके ऊपर आरोप लगाने जाऊंगा तो जब मैं आपके ऊपर आरोप लगाने जाऊंगा तो पहले क्या था कि जब मैं आरोप मतलब सुप्रीम कोर्ट फैसला ये लाया था कि हम जब आपके ऊपर आरोप लगाने जाएंगे तो सबसे पहले हमने जो आपके ऊपर आरोप लगाया उसकी जांच होगी, परख होगी, और आपका भी कहना यही होगा कि भाई ऐसे ही क्यों लगा दिए हमारे ऊपर, कैसे लग जाएगा। वो जो अगला आदमी जो आपके ऊपर जो मतलब कंप्लेन लेकर आया है तो उसकी जांच परख होनी चाहिए ना, उसके बाद ना आपको उठा कर ले जाया जाएगा। जी जी, बात सही बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम लगाया था, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बीजेपी की सरकार है, यही वकीलों की लाइन लगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कहा कि नहीं, कोई भी अगर जो SC/ST का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ में SC/ST एक्ट लगाने जाएगा, कोई जांच परख करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको उठा लो। मतलब अगर हम आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने जाएंगे, कोई जांच परख नहीं, सीधे आपको उठा लिया जाएगा। जिस तरह से अंग्रेज लगाया था रोलेट एक्ट, उसी तरह से ना, मतलब सीधे आपको उठा लिया जाएगा। तो क्या यह नियम सही था? नहीं, ये नियम। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बहुत से लोग ये बात को बोलते हैं, आपने सुना होगा कि दलितों के ऊपर स्वर्ण समाज के द्वारा शोषण किया गया है, दलितों के ऊपर स्वर्ण समाज के द्वारा शोषण किया गया है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा, हम तो आज देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज के ऊपर दलितों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये सरकार और संविधान, ये दोनों मिलकर स्वर्ण समाज के ऊपर दलित समाज के द्वारा शोषण किया जा रहा है, शोषण करवाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं तो वो जो ये जो मामला है, तो ये मामला में कुछ स्वर्ण समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए आपको बता दें कि अभी देश में एक पार्टी बनी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। उस पार्टी का नाम है RAM। इनके प्रमुख हैं अलंकार अग्निहोत्री जी। तो कुछ स्वर्ण के समाज के जो लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन बहुत से स्वर्ण समाज के लोग ऐसे हैं जिनको भी समझने के लिए भी टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उम्मीद है कि वो भी समझेंगे। तो जो पश्चिम बंगाल की जो हालात है, वो एक तो हालात ये है कि वहां पर जो ममता बनर्जी की सरकार है वो पूरी तरीके से कट्टरपंथी जो वहां के लोग हैं उनको पूरी तरीके से आजादी दे दिया गया है, पूरी तरीके से तहलका मचा कर रखे हैं। तो जो अगला समाज है कट्टरपंथी को छोड़कर, जो दूसरा समाज है वो उससे उब चुका है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए वो ये सोच रहा है कि कैसे भी करके बीजेपी आ जाए, किसी भी प्रकार से बीजेपी यहाँ पर आ जाए। पहला हो गया फैक्ट की है कि बहुत से लोग जागरूक हैं, अधिक कुछ लोग जागरूक हैं, बहुत से लोग नहीं जागरूक है, इसलिए वो वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे वहां पर। और दूसरा ये फैक्ट है कि वहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथी हावी हैं, जिस तरीके से उपद्रव मचा कर रखे हैं, उससे परेशान होकर के बहुत से लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ किसी भी प्रकार से स्थापित किया जाए कि हम पश्चिम बंगाल में शांति स्थापित हो। इसीलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है वो बीजेपी वहां पर जीतेगी। जिस तरीके से भी वहां के जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अगर उनकी दादागिरी को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जिस तरीके से वहां पर कुछ जो सीबीआई के जो पदाधिकारी थे वो किस तरीके से वहां पर फाइल उन सीबीआई के पदाधिकारियों के हाथों से उनकी फाइल को छीन लिया गया था। पूरी तरीके से दादागिरी रोल में गई ममता बनर्जी, उनसे फाइल को छीन लिया गया। वहां की प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ताक रही है।
अभी कुछ समय पहले ही घटना है कि जब एसआईआर वहां पर हो रहा था। मतलब पश्चिम बंगाल में दादागिरी की हालत ऐसा है कि आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से एसआईआर का जो मतलब एसआईआर चल रहा था, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत बिहार में चुनाव हुआ, तो देखिए बिहार में कितने अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, एकदम वैलिड सरकार बनी। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर शुरू हुआ था, तो एसआईआर का विरोध शुरू से ही कर रही थी ममता बनर्जी। मतलब कि ममता बनर्जी को समूचा इस बात का एहसास हो चुका था कि हमारे जो वोटर हैं वो क्या है, घुसपैठी वोटर है। और एसआईआर के अंतर्गत क्या था कि जिस मतदाता का देहांत हो चुका है उसका मतदाता सूची से उसका नाम को काटना, और जो नए मतदाता है उस मतदाता को मतदाता सूची में नाम को जोड़ना। मतलब कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना है। तो ममता बनर्जी इसके खिलाफ में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। और ममता बनर्जी को आपको बता दूं कि बड़े धाकर से धाकर वकील जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी हो गए, इन सभी वकीलों के ऊपर से भी इनका ट्रस्ट हट चुका था। इसलिए ममता बनर्जी खुद ही काला कोट पहनती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और पेश करती हैं। काला कोट पहनती हैं? हाँ, काला कोट पहनकर अपनी खुद सुनवाई करती है, मैंने वकील बन जाती है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखती है कि जब एसआईआर जब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एसआईआर आता है, तो उनका कहना है कि जब निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हमारे वोटर का नाम काट सकते हैं। मिलजुल करके बीजेपी से मिल करके निर्वाचन आयोग के अधिकारी हमारे असली जो वोटर हैं उनका नाम वो काट सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट मैंने वकील नहीं मिला तो कोई भी अपना काला कोट पहनकर प्रावधान है, लड़ाई कर लगता है। हाँ, मैंने केस जज सामने आप अपना प्रदान करता है। हाँ, अपने अगर आप सक्षम है तो आप अपना केस की सुनवाई खुद कर सकते हैं। ये है, अधिकार है, कर सकते हैं। तो कहाँ में था, मैंने ममता बनर्जी भी कोर्ट पहनकर हाँ वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब उसके बाद अपनी बात को रखती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है, मतलब उनकी बातों को सुनता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए जो एसआईआर है वो पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है। अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको कैसे रोका जा सकता है, ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसको मैं कैसे रोकूं? जब गैर संवैधानिक कोई काम होगा तब तो रोका जाएगा ना, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको कैसे रोका जाए? नहीं रोका जाएगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है साफ साफ एक कह दिया कि नहीं, वहां पर एसआईआर होगा तो होगा। तो अब उसके बाद में जो ममता बनर्जी हैं वो साफ कहती हैं कि नहीं, फिर भी वो अड़े रहती है अपनी बात पर, और कहती है कि नहीं, अगर निर्वाचन आयोग के अधिकारी अगर वहां पर एसआईआर करेंगे तो बीजेपी से मिल करके हमारे असली जो वोटर है उसका नाम काट सकती है। तब जाकर के जो न्यायालय है उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसी बातें हैं तो न्यायालय के जो अधिकारी रहेंगे वो जाकर के एसआईआर करेंगे जी। न्यायालय जो पदाधिकारी है न्यायालय के अंतर्गत है, तो न्यायालय एसआईआर करेगा। तो न्यायालय की तरफ से आपको बता दूं कि 9 वहां पर गए, 9 लोग गए, और 9 लोग गए पश्चिम बंगाल में। तो एकाएक क्या हुआ कि 3 या 3:30 बजे के आसपास भीड़ लगना चालू हो गया पूरी तरीके से। अब भीड़ अचानक ऐसा एकाएक भीड़ बढ़ा कि अब बता दो कि 9 या 7 लोग वहां पर गए हुए थे न्यायालय की तरफ से। तो 3, 3:30 बजे जो भीड़ लगना चालू हो गया। अब जब भीड़ लगना चालू हो गया तो भीड़ धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन सभी लोगों को बंधक बना लिया गया। अब उसके बाद में वहां के जो न्यायालय की तरफ से जो वहां पर पदाधिकारी गए थे, जो अधिकारी गए थे, वो वहां के जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पास कॉल किया और सारी बात बताया, सारी घटना बताया। तो जो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पश्चिम बंगाल के जो प्रशासन है उसके पास कॉल किया गया, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। अब उसके बाद में सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, उनके पास कॉल किया गया। अब उनके पास जब कॉल किया गया तो वहां के पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके पास कॉल किया। अब उनके पास कॉल किया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से प्रशासन फेल था। मतलब इतनी बड़ी दादागिरी चल रही थी कि हमारे देश के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं कितना बड़ा मेन आदमी हमारे देश के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत जी कॉल करते हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तब जाकर के जस्टिस सूर्यकांत जी सेंट्रल फोर्स को कॉल किए। अब सेंट्रल फोर्स को जब वहां पर भेजे और उसको कहे कि आप जाकर के वहां पर मामला को सुलझाइए। अब लगभग 9 घंटे तक वहां जो जो जो, जो क्या बोलते हैं, जो न्यायिक जो अधिकारी थे वो वहां पर बंधक में रहे 9 घंटे तक लगभग। उसके बाद जब सेंट्रल फोर्स आई तब जाकर के उनको छुड़ाया गया। और सेंट्रल फोर्स के द्वारा मतलब जो जस्टिस सूर्यकांत जी उनके द्वारा ये कहा गया कि जो वहां पर जो एसआईआर के काम के उद्देश्य से गए हैं तो उनका जो आवास है उनकी निगरानी करेगी सेंट्रल फोर्स। मतलब वो साफ साफ नहीं कहे, लेकिन इरादा उनका यही था। क्योंकि जब वो बात कहे पूरी तरीके से तो ये बात बोले कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से जो प्रशासन में फेल हो चुका है। तो उनका कहना का तात्पर्य यही था कि जो वहां उनका जो आवास रहेगा उसकी रक्षा सेंट्रल फोर्स करेगी। तो इस तरीके से जब आप सोच सकते हैं कि देश का इतना बड़ा पदाधिकारी जब वहां पर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा, बुरा हाल होता होगा। इसीलिए वहां का जो आम नागरिक है इस गंदगी से, इस उपद्रव से मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो ममता बनर्जी की सरकार है, जो कट्टरपंथियों की सरकार है, हाँ 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 अच्छा, एक मिनट क्या भाई आ गया है। अच्छा। तो वहां के जो लोग हैं वो अब इस बात को समझ चुके और जो कट्टरपंथियों की सरकार, एक प्रकार से समझे तो वहां पर कट्टरपंथियों की सरकार है, तो उससे वो उबरना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ से खत्म हो। ठीक है सर। तो और आपको बता दूं कि अभी पश्चिम बंगाल में 2 ही प्रमुख हैं, एक बीजेपी और एक ममता बनर्जी। इसीलिए वो चाह रही है कि नहीं, ममता बनर्जी को किसी भी प्रकार से खदेड़ा जाए और बीजेपी को स्थापित किया जाए किसी भी हालात में। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो हालात है वो अलग है। तो इसलिए हमारा मतलब ज्यादातर अनुमान और ज्यादातर चांस ये है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, ज्यादा संभावना है। तो क्या आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए ना? हाँ समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनुभव बहुत ज्यादा है जी। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या समझ में आया, मतलब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन से पूरी तरीके से आप लोगों को समझाया और थोड़ा बहुत अगर हमसे त्रुटि भी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि हमसे त्रुटि कहाँ पर हुई, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।